उस दिन हमें मनोहर पार्क जाना था। अभय को यह जगह बहुत पसंद था, तो इसीलिए हम सब यही घूमने आ गए थे। लेकिन आते वक्त अभय जिद करने लगा। अरे अरे अरे, मैं तो थक गया हूँ, अब मुझसे चला नहीं जाता। बस बस मैं तो अब नहीं चलूँगा। या तो आप मुझे उठाकर घर लेकर चलेंगे या फिर मैं यही रोड पर बैठ जाऊँगा। अरे थोड़ी देर और चल लो ना, आगे की सड़क पार करते ही टैक्सी मिल जाएगी। क्यों पापा को तंग कर रहे हो? नहीं, मुझे पापा के कंधे पल बैठना है। अरे जाने दो, सच में इसके पैर थक गए होंगे। आजा, मैं अपने बेटा को कंधे पर बिठा लेता हूँ। हाँ 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 पापा, मम्मी समझती ही नहीं। देखो मेरे पाँव कितने छोटे हैं पापा, आपके कंधे पल बहुत मज़ा आता है। हाँ 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 हाँ। विनोद जी, विनोद जी, अब और कितनी देर तक अर्थी ऐसी ही पड़ी रहेगी? मोह का त्याग करिए, चलिए उठिए, अर्थी को कंधा दीजिए। जवान बेटे के मृत शरीर के सामने भूत बने बैठे विनोद जी अपने बेटे के मृत शरीर को पतराई आंखों से देखे जा रहे थे। उनकी आंखों के सामने उनके बेटे का बचपन, उसकी शरारतें, उसका हंसना, उसकी तोतली बोली, उसका उनके कंधे पर बैठने की जिद, सभी कुछ किसी सिनेमा के पर्दे के समान चल रहा था। वह दुख की असीम अवस्था में मृतप्राय से अपने बेटे के चेहरे को बस देखते जा रहे थे। तभी किसी ने उनके कंधे को हाथों से हिलाते हुए बात कही, कंधा। उनकी जबान कांप सी गई। अर्थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी गहरी नींद से जगा दिया गया हो। वे इन्हीं शब्दों को कांपती हुई आवाज़ों में दोहराए जा रहे थे। हाँ हाँ अर्थी, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, अब मोह का त्याग कीजिए। मृत शरीर को ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता, इसकी अंतिम यात्रा के लिए आपको कंधा तो देना ही होगा, अरविंद जी ने समझाते हुए कहा। अपने जवान इकलौते बेटे की मौत के दुख ने विनोद जी को इस कदर तोड़ दिया था कि खड़े होने की कोशिश में वे लड़खड़ा से गए। उनके पैर कांप रहे थे, पर अभी तो उन्हें खुद को मजबूत करना था। मृत बेटे की अर्थी को कंधा देना था, वह कंधा जिस पर नन्हा कदम थक जाने पर उसकी सवारी के लिए मनुहार करता था, वह कंधा जिस पर चढ़कर वह खुशी से मचलने लगता था। उसे पूरी दुनिया में अपने पापा के कंधे की सवारी भाती थी। मंदिर की घंटी छूनी हो तो पापा का कंधा, मम्मी की छिपाई चीज़ें उतारनी हो तो पापा का कंधा, और आज अंतिम यात्रा भी पापा के कंधे पर। बेटे को कंधा देने के लिए विनोद जी को खुद को मजबूत करना ही था। विनोद जी पूरी ताकत के साथ अपने लड़खड़ाते कदमों को संभलते हुए बेटे की अर्थी को कंधा देने के लिए उठ खड़े होते हैं। अभय, उनका बेटा, उसकी उम्र भी अभी क्या थी, मात्र 29 वर्ष की ही तो थी। पिछले साल ही तो उसकी शादी हुई थी। विवाहित जीवन का साल भी पूरा नहीं हुआ और उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान था, अच्छी नौकरी थी, जिंदगी अच्छे से कट रही थी, परंतु अपनी माँ की मृत्यु के बाद से ही अभय चुपचाप से रहने लगा था। विनोद जी ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपने बेटे अभय की शादी करा दी थी। उन्हें लगा कि बेटे की शादी करा देने से घर की खोई हुई रौनक वापस लौट आएगी। बेटे की शादी के बाद अरविंद जी ने ही उठाई थी और उन्होंने ही रिश्ता तय करवाया था। विनोद जी के घर में अरविंद जी का अक्सर आना जाना होता था। विनोद जी के घर से होकर जो रास्ता निकलता था उससे थोड़ी ही दूरी पर जाकर एक गली थी, वहीं पर एक बड़ा सा धर्मशाला स्थित है। वही धर्मशाला अरविंद जी का स्थायी निवास स्थान है। हाय रे, समय का लेखा देखो, नियति ने कैसा खेल रचा है। कहाँ तो बेटा बाप को कंधा देता, बाप को ही बेटे को कंधा देना पड़ रहा है। भीड़ में से किसी ने धीमे स्वर में यह बात कही तो किसी दूसरे ने कहा, हाँ सच में सब समय का लिखा है। तो किसी तीसरे ने कहा, अरे ले ही जाना था तो इस बूढ़े बेचारे बाप को ही ले जाते। इसके जवान बेटे को ले जाकर उसने किस तरह का न्याय किया। वहाँ पर एकत्रित भीड़ ने अपने अपने तरीके से अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उनमें से कुछ शमशान घाट की तरफ अर्थी के पीछे पीछे चल दिए और कुछ ने अपने घर का रास्ता नापा। बेटे का दाह संस्कार करने के बाद देर शाम जब विनोद जी घर वापस पहुँचे तो घर की दहलीज पर पैर रखते ही उनके कानों में अपनी समधन की बातें सुनाई पड़ी। वह अपनी बेटी से कह रही थी, तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी पड़ी है,
तुम इसे अकेले कैसे काटोगी? जो होना था वह हो गया, अब तुम हमारे साथ वापस चलोगी। मैं तुम्हें यहाँ अकेली सिर्फ अपने ससुर की सेवा करने के लिए तो नहीं छोड़ सकती। अब तुम्हें केवल अपने भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? रेखा की माँ, यह वक्त है ऐसी बात करने का। अभी तो उसके पति की चिता की अग्नि शांत भी नहीं हुई है और तुम। समधी जी ने अपनी पत्नी को झिड़कते हुए कहा, तो क्या अपनी बेटी को जिंदगी भर यहाँ रोने के लिए तो नहीं छोड़ सकती? उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, वह किसके सहारे यहाँ रहेगी? यहाँ लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब यह सिर्फ यहाँ किसी की सेवा के लिए तो नहीं पड़ी रहेगी। समधन ने बड़ी ही कठोरता से यह बातें कहीं। ये सारी बातें तुम्हें अभी ही करनी है? समधी जी क्रोधित होते हुए बोले। हाँ तो हमें कभी न कभी यह निर्णय तो लेना ही है। विनोद जी के समधन ने अपने पति की बातों पर चिढ़ते हुए कहा। समधी समधन के बीच उठे इस विवाद को बढ़ता देख अपने आप को संयमित करते हुए विनोद जी ने बड़े ही शांत भाव से कहा, मैं आपकी बातों से पूर्णतया सहमत हूँ समधन जी, मैं आपके विचारों का आदर करता हूँ। मैं भी नहीं चाहूँगा कि आपकी बेटी विधवा जीवन के कष्टों को भोगते हुए सिर्फ मेरी सेवा के लिए यहाँ पूरी जिंदगी पड़ी रहे। आप बड़े सम्मान के साथ अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएं, उसे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। इतना कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ समधी समधन के आगे जोड़ दिए और उसके बाद विनोद जी अपने बेटे के कमरे में चुपचाप आकर बैठ गए। सामने बेटे की तस्वीर के आगे दीपक जल रहा था और उस दीप के प्रकाश में उनके बेटे का मुस्कुराता चेहरा मानो उन्हें ही देख रहा था और कह रहा था, पापा मैं आपके साथ हूँ। सारी रात विनोद जी बेटे की तस्वीर के पास ही बैठे रह गए। वहीं बैठे बैठे जाने कब उनकी आंख लग गई। सुबह उनकी आंख खुली तो रेखा उनके सामने चाय की प्याली लिए खड़ी थी। उन्होंने अपनी बहू की ओर भीगी पलकों से एक नज़र भर देखा और उसके सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जाओ, जहाँ भी रहना सदा ही खुश रहना। और उनकी आंखें छलक उठी। तभी उनकी बहू के पीछे खड़ी उनकी समधन आगे बढ़कर अपनी बेटी के हाथों से चाय की प्याली लेकर विनोद जी को पकड़ाते हुए बोली, हम माँ बाप का क्या है? हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, हमारे बच्चे खुश रहने चाहिए। आपकी पीड़ा मैं समझती हूँ, आपने तो अपना जवान बेटा खोया है, परंतु हमारी भी लाचारी है। आखिर मैं भी तो एक बेटी की माँ हूँ, मेरे लिए भी उसकी खुशी सबसे बढ़कर है। परंतु उसके जीवन निर्वाह में, मेरा मतलब है उसके भविष्य को संवारने के लिए पैसों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ही। समधन अपनी धुन में बस अपनी ही कहे जा रही थी कि अचानक विनोद जी गहने और कुछ रुपयों से भरा एक बक्सा तथा एक बैग जिसमें बैंक के कुछ कागजात थे पकड़ाते हुए उन्होंने अपनी समधन से कहा, यह मेरी बेटी की पूरी कमाई है। अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं इन सब का क्या करूँगा? और इतना कहकर वे कमरे से बाहर निकल गए। जाने से पहले रेखा अपने पीछे विनोद जी की देख रेख के लिए अपनी चाची सास से पूछती है तो विनोद जी के छोटे भाई की पत्नी यानी रेखा की चाची सास उसे भरोसा दिलाते हुए कहती है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, भले ही हम बंटवारे के बाद अलग रह रहे हैं, परंतु जहाँ इतने लोगों का खाना बनेगा वहाँ भाई जी के लिए 2 रोटी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम इस बात की चिंता मत करो, हम सब यहाँ उनका ख्याल रखेंगे। रेखा अपनी चाची सास की इस बात पर भरोसा करके ही कि उसके पीछे उसके ससुर जी का ख्याल रखने के लिए उनके छोटे भाई का भरा पूरा परिवार है, अपनी माँ की जिद पर उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। मम्मी पापा यहाँ आओ। क्यों, क्या है? क्यों आवाज़ लगा रहा है? और आज सुबह सुबह कहाँ चला गया था? अरे मम्मी, ये सारी बातें मैं बाद में बताऊँगा, पहले बताओ पापा कहाँ हैं? क्या हुआ? क्यों खोज रहे हो मुझे? आप दोनों अब अपनी आंखें बंद करें। कोई शरारत नहीं पापा, नो चीटिंग। ओके ओके, चलो ठीक है, आराम से। पापा सामने सीढ़ी है, अब राइट मुड़कर 4 कदम, अब लेफ्ट, अब बस रुक जाइए। आप दोनों अपने अपने हाथ मुझे पकड़ा दीजिए और अब छूकर गैस कीजिए और बताइए कि क्या है। ड्रामेबाज कहीं का, सीधे सीधे नहीं बता सकता कि क्या है।
अरे इतनी महंगी कार, इसकी ज़रूरत क्या थी? यह फिजूल खर्ची है। ज़रूरत कैसे नहीं थी पापा? यह तो आपका सपना था ना। जाने कब से आप खरीदना चाह रहे थे इसे। मेरी तरफ से आप दोनों को शादी की सालगिरह पर गिफ्ट है। मैंने आप दोनों के लिए होटल में टेबल बुक करा दी है। और पापा, आज आप मम्मी को डेट पर लेकर जाओगे। विनोद जी, कैसे हैं आप? मैं इधर से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलकर आपका हालचाल पूछता चलूं। अरविंद जी ने कार के पास चुपचाप खड़े विनोद जी के कंधे पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहा, आइए चलिए अंदर चलकर बातें करते हैं। विनोद जी ने धीरे से कहा। अंदर आकर दोनों ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गए। विनोद जी ने आवाज़ लगाकर किसी को पानी लाने के लिए कहा तो उनके छोटे भाई की पत्नी अनीता उन दोनों के लिए पानी लेकर आ जाती है और पानी का गिलास उन दोनों को थमा देने के बाद वहाँ से निकलकर ड्राइंग रूम के दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने के लिए खड़ी रह जाती है। जो कुछ हुआ मुझे उसका सच में बहुत अफसोस है। आपकी बहू को भी इतनी जल्दी घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपके बेटे की मृत्यु का शोक भी ढंग से मना नहीं सकी और उनके माँ बाप उसे विदा कर ले गए। लेकिन हम सब भी क्या कर सकते हैं? हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सब कुदरत की मर्जी से ही होता है। आप इसे भी कुदरत की मर्जी समझिए। शायद इसमें ही सबका भला है। अरविंद जी ने हौसला बांधने के अंदाज में कहा। यह कैसा न्याय है उसका कि इस उम्र में जवान बेटी को मुखाग्नि देने पड़े? और वे फूट फूट कर रोने लगे। सब अपना अपना कर्म है। मनुष्य तो कर्म से बंधा है। जाने कौन से कर्म का फल कब भोगना पड़ जाए। पिछले जन्म के कर्मों का फल भी इसी जीवन में भोगना पड़ता है। मनुष्य तो कर्म से बंधा हुआ है। हमें बस अच्छे कर्म करने चाहिए। बाकी कर्म फल में तो बस कुदरत के हाथ में है। अरविंद जी ने उपदेश देते हुए कहा। मैंने तो पूरी जिंदगी किसी के लिए कभी भी कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी यह किस कर्म का फल हमें मिला। अब तो बस यही प्रार्थना है कि बस मुझे भी मुक्ति दे दे। विनोद जी ने तड़पते हुए कहा। जीवन मरण अपने हाथ में नहीं है विनोद जी। हम सब कठपुतली हैं। जब जिसे चाहे नचा दे और मुक्ति दो। वह जब जिसे चाहे नचा दे और मुक्ति तो बस दान पुण्य करने से ही मिलेगा। विनोद जी, आपसे एक अनुरोध है। धर्मशाला के बगल की जो आपकी ज़मीन है ना, उस ज़मीन को आप धर्मशाला को दान कर दीजिए। अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी को दान पुण्य जैसे कामों में लगाएं। मरने के बाद भी कुछ साथ नहीं जाने वाला। बुढ़ापा पके हुए आम की तरह होता है, कब टपक जाए पता नहीं। परंतु जब तक सांस चल रही है दान पुण्य के कार्य में अपने आप को लगा दीजिए। इसी से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। उपदेश देने के बाद अरविंद जी वहाँ से चलने के लिए उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर जाते हुए एक नज़र विनोद जी के चेहरे पर डाली और कुछ टटोलने के अंदाज में उन्हें बड़े गौर से देखा और फिर अपनी बातों को दोहराते हुए कहा। उम्मीद है आप हमारी कही बातों पर अवश्य ही जल्द विचार करेंगे। दान पुण्य के कार्य में विलंब नहीं करना है। अरविंद जी की बातों को सुनने के बाद अनीता चिढ़ जाती है। अपने पति के पास जाकर उससे सारी बातें बताते हुए कहती है, भाई जी का दिमाग खराब हो गया है। वे अरविंद जी के बहकावे में आकर जमीन धर्मशाला को दान करने जा रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि वे अपने हिस्से का घर भी दान कर दे। अरे दान ही करना है तो हमारे नाम कर दें। उनके अच्छे बुरे वक्त में हम ही काम आने वाले हैं। ऐसे कैसे दान कर देंगे ज़मीन? बंटवारे के बाद वह ज़मीन भले ही उनके नाम हुई हो, परंतु है तो हमारी पुश्तैनी ज़मीन। भैया अकेले इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं? विनोद जी की भाई ने गुस्से में यह बात थोड़ी जोर से कही, जिसे विनोद जी ने सुन लिया, परंतु फिर भी चुप रहे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बुढ़ापे में इनका दिमाग खराब हो गया है। इनके पैर तो अब कब्र में लटके हुए हैं। आज या कल में तो भी ये भी चल बसेंगे। फिर ज़मीन तो क्या, पूरा का पूरा मकान भी अपना हो जाएगा। अनीता ने यह बात बड़े ही गुस्से में कही थी, जिसे भी विनोद जी ने सुन लिया। उस 2 मंजिले मकान में ऊपर का हिस्सा विनोद जी के छोटे भाई का था तथा निचला विनोद जी के हिस्से में आता था। परंतु पहले पत्नी और अब जवान बेटी की मृत्यु के बाद वे बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। हर किसी की नज़र उनकी ज़मीन और दौलत पर थी। कहने के लिए सभी अपने थे, परंतु उनके सगे समधी हो या फिर करीबी दोस्त,
सब के सब उनके आसपास गिद्ध की तरह मंडराने लगे थे। बेटे की मौत के सदमे ने जहां एक तरफ उनके मन को तोड़ दिया था, वहीं उसका असर अब उनके शरीर पर भी दिखने लगा था। विनोद जी अब बीमार रहने लगे थे और बीमारी की इस स्थिति में उनकी सेवा करने वाला, उनका ध्यान रखने वाला अपना कोई नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनका हालचाल पूछने अथवा उन्हें देखने के लिए कोई नहीं आता था। उनके जानने वाले, रिश्तेदार, सगे समधी, दोस्त भी आते तो थे, परंतु सबके अंदर एक ही जिज्ञासा होती, आखिर इस बूढ़े बीमार शरीर के अंदर सांसें और कितने दिनों की बची हैं और कितने दिन वे जिंदा रहने वाले हैं। हर किसी की दृष्टि उनकी संपत्ति पर टिकी थी। सब किसी न किसी बहाने उनकी दौलत को उनसे ऐंठने की फिराक में लगे थे। विनोद जी पिछले हफ्ते से बुखार में थे, परंतु उन्हें 2 वक्त का निवाला भी ठीक से बनाकर खिलाने वाला कोई नहीं था। उनके छोटे भाई की पत्नी पूरे दिन में एक आध बार उन्हें देखने आ जाती थी, परंतु हाल चाल पूछने अथवा उन्हें देखने के पीछे उसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि आखिर सांस लेने में उन्हें अब और कितने सेकंड लगने वाले हैं। और इधर विनोद जी भी जीवन जीने की अपनी चाहत को खोते जा रहे थे। सारी समय उनका अपने लिए बस एक ही फरियाद होता कि अब जीवन के इस मोह माया के बंधन से मुक्ति जल्द से जल्द दे दो। अपने जिंदा रहने का कोई उद्देश्य उन्हें नजर नहीं आता था। जिंदगी अब उन्हें बोझ के समान लग रही थी। अरविंद जी ने भी जब सुना कि विनोद जी ने बिस्तर पकड़ लिया है तो एक दिन आकर जमीन दान करने की बात फिर से याद दिलाकर और साथ ही यह भी बता दिया कि यही वक्त है दान करके अपने कर्मों को सुधार कर लें, क्योंकि यही कर्म उनके मरणोपरांत उनके साथ उस लोक में जाने वाला है। बाकी सभी धन दौलत तो यहीं छूट जाएगी। जीवन चक्र से मुक्ति का यही एक सरल उपाय है। और एक बार फिर से अरविंद जी अपना उपदेश, अपना ज्ञान विनोद जी को इस आस में पिला आए थे कि शायद जो बातें उन्हें तब नहीं समझ आई थी, वे अब मौत को दरवाजे पर आता देख समझ में आ जाए। एक दिन सुबह सुबह विनोद जी बिस्तर पर लेटे हुए थे। प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि उठकर खुद के लिए पानी ला सकें। अपने भाई तथा उसकी पत्नी को भी कई आवाज़ लगा चुके थे कि कोई उन्हें एक गिलास पानी लाकर कम से कम दे देता, परंतु पानी देना तो दूर, कोई उनके पास तक न फटका। तभी अचानक किसी ने बाहर दरवाजे से आवाज़ लगाई, बाबूजी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? विनोद जी ने लेटे हुए ही तकिए से सिर उठाकर बाहर की ओर देखा। बाहर दरवाजे पर करीब 14-15 वर्ष का एक लड़का फटी हुई कमीज तथा ढीली सी पतलून, जो कि उसकी नाप के नहीं थे, पहने हुए हाथ में दूध का गिलास लिए खड़ा था। विनोद जी को अपनी ओर देखता दिख बोल पड़ा, मुझे धर्मशाला वाले अरविंद जी ने आपके पास भेजा है, आपका हालचाल पूछने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? विनोद जी ने कांपती आवाज़ में पूछा। जी, सभी मुझे मोंटू कहकर बुलाते हैं। दूध के गिलास को बेड से सटे टेबल पर रखते हुए उसने जवाब दिया, वैसे मेरा नाम मोहन है, लड़के ने शालीनतापूर्वक कहा। पहले कभी देखा नहीं, नए लगते हो? विनोद जी ने उत्सुकतावश पूछा। जी, मैं अनाथ हूँ, मेरे दूर के एक चाचा मुझे अरविंद जी के पास धर्मशाला में छोड़ गए, लड़के ने जवाब दिया। विनोद जी को उस अनाथ लड़के से एक जुड़ाव सा होने लगा था। अब तो रोज ही मोंटू उनके पास आने लगा था। सुबह सारी इधर उधर की बातें करता, उनकी सेवा करता। धीरे धीरे विनोद जी खुद को पहले से स्वस्थ महसूस करने लगे थे, परंतु अचानक इधर कुछ दिनों से मोंटू का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। परंतु विनोद जी को उस अनाथ लड़की मोंटू की आदत सी हो गई थी, और फिर इस तरह उसका अचानक ही आना बंद हो जाने से उस लड़के के प्रति उनके मन में चिंता उत्पन्न हो रही थी। परंतु अभी भी उनके स्वास्थ्य में पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ था, परंतु उस लड़के के प्रति उनके मन में जो प्रेम था और जिस जुड़ाव को वे उसके प्रति महसूस करने लगे थे, उसने उनके बीमार शरीर को भी बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दिया। वे किसी प्रकार खुद को संभालते हुए घर से निकलकर लड़खड़ाते कदमों के साथ उस अनाथ लड़की मोंटू का हाल चाल जानने के लिए धर्मशाला पहुंच गए। धर्मशाला पहुंचते ही उनकी नज़र मोंटू पर पड़ती है। मोंटू उस वक्त धर्मशाला के कमरों की सफाई में व्यस्त था
और वह विनोद जी को देखकर भी अनदेखा कर देता है। उनके आवाज़ देने पर भी उनके पास नहीं आता और कमरे की सफाई में व्यस्त रहता है। तभी किसी की अंदर से आवाज़ आती है, अरे ओ सुअर की औलाद, इधर आ, ठंडी चाय रख कर गया है कमीना कहीं का। आवाज़ सुनते ही मोंटू भागता हुआ अंदर से उसके कमरे में पहुंच गया। मोहन जैसे ही उस व्यक्ति के सामने पहुंचा, उस व्यक्ति ने पूरी की पूरी चाय उसके चेहरे पर फेंक दी और चीखते हुए कहा, सारे दिन इधर से उधर घूमता रहता है कामचोर कहीं का। तेरी चाचा ने अपनी मुसीबत मेरे सिर छोड़ दी है। जितने का अनाज खा जाता है उतना तो इस धर्मशाला के खर्चे में भी नहीं आता है। सारे वक्त बस पेट में अनाज ठूसते रहता है, भूखर कहीं का। जाकर गरम चाय लेकर आ। अरविंद जी उस मासूम पर जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे और वह अनाथ गरम चाय के चेहरे पर पड़ने से जो फफोले निकल आए थे उसकी पीड़ा से छटपटाता हुआ कराहे जा रहा था। उसकी चीख सुनकर विनोद जी दौड़ते हुए कमरे में पहुंच गए। ये वही अरविंद जी थे जो कुछ दिनों पहले कर्म फल का उपदेश सुनाकर दान पुण्य एवं मुक्ति के मार्ग का ज्ञान विनोद जी को पिला कर आए थे। विनोद जी ने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसा अमानवीय व्यवहार है? आप इस मासूम के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अरविंद जी ने अपनी नीचता का परिचय देते हुए बड़े ही कठोर स्वर में उत्तर दिया, मैंने इस हरामखोर को रहने के लिए छत दी हुई है, खाने के लिए रोटी देता हूँ और बदले में इस कामचोर से एक काम भी ढंग से नहीं होता। इसका चाचा इसे यहाँ मेरे पास धर्मशाला में छोड़ गया था। कैसी फटी हालत थी तब इसके, खाने बगैर पेट पीठ में धंसा जाता था, बदन पर एक कपड़ा तक नहीं था। मैंने इस एहसान फरामोश को इस पर तरस खाकर यहाँ रहने दिया, खाना दिया, कपड़े दिए। जहाँ इसे इतना सब कुछ मिल रहा है वहाँ बदले में यह थोड़ा सा काम करता भी है तो कौन सा गुनाह हो गया? लेकिन इससे कोई भी काम ढंग से नहीं होता, सारे दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कौन से जमाने में जी रहे हैं अरविंद जी आप इस मासूम पर अत्याचार कर रहे हैं और उसे भलाई का नाम भी दे रहे हैं। क्या आपको इस पर जरा भी दया नहीं आती? मैं तो आपको बड़ा धर्मात्मा समझता था। विनोद जी ने घृणा भरी दृष्टि से अरविंद जी की तरफ देखते हुए कहा, दया? अरे आपको इतनी ही दया इस पर आ रही है तो आप इसे अपने साथ ले जाइए, परंतु हाँ, जितने खर्च मैंने इसके पहनने खाने पर किए हैं उसके सारे हिसाब चुकाने के बाद। अरविंद जी ने नीचता की सारी हदें पार करते हुए कहा, अरे मैं चाहूँ तो इस मासूम पर अत्याचार करने के जुर्म में अभी आपको पुलिस के हवाले करवा दूँ। आप जैसे नीच और पाखंडी से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। अच्छा है आज आपका असली चरित्र देखने को मिल गया। इस अनाथ के यहाँ रहने खाने पर आपके जो भी खर्च हुए हैं वह सब चुकता कर दूंगा, परंतु आज से दान के नाम पर आपके धर्मशालों को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मेरी जो भी जमीन जायदाद है वह सभी कुछ मैं अपने मृत बेटी की बहू के नाम पर कर दूंगा। भले ही वह मेरे पास आकर ना रहे, वह चाहे तो दूसरी से शादी भी कर ले, परंतु मेरी सारी संपत्ति अब मैं उसी के नाम कर दूंगा। और हाँ, मैं मोंटू को अपने साथ लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर विनोद जी मोंटू को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। घर पहुँचने पर विनोद जी अपनी बहू और अपने समधी को घर पर उनकी प्रतीक्षा में बैठे हुए पाते हैं। उनके आने का कारण पूछने पर समधी जी उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं चाहते हुए भी अपनी पत्नी की जिद पर अपनी बेटी को यहाँ से विदा करा कर ले गया, परंतु जैसे ही आपकी तबीयत का पता चला इसने आपसे मिलने की जिद पकड़ ली थी। मैं उस वक्त शहर में नहीं था, जैसे ही पहुँचा हूँ इसे अपने साथ लेकर यहाँ आ गया। समधी जी ने बड़ी ही विनम्रता से यह बात कही। अब आपकी तबीयत कैसी है पापा? बहू रेखा ने रुआसे स्वर में पूछा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मोंटू के रूप में मुझे जीने का एक नया मकसद जो मिल गया है। और फिर विनोद जी ने मोंटू की ओर इशारा करते हुए उसके विषय में सारी बात बताई और फिर जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो एकदम से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकल कर आते हैं और उनके हाथों में ज़मीन जायदाद के कागजात होते हैं जिन्हें वे अपनी बहू को सौंपना चाहते हैं, परंतु रेखा उन्हें लेने से मना करते हुए कहती है, पापा
मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। आप इसे अपने पास रखिए और इसे मोंटू की शिक्षा दीक्षा में खर्च कीजिए। परंतु हाँ, मैं आपसे मिलने, आपका हालचाल पूछने जहाँ भी रहूँगी वहाँ से अक्सर आती रहूँगी। मोंटू के रूप में मानो जैसे उन्हें उनका बेटा अभय मिल गया था। उन्हें जीने का एक नया बहाना मिल गया था। बेटे को खोकर जिस मानसिक पीड़ा कष्ट से वे ग्रसित हो चुके थे, जिंदा रहने की जिस इच्छा को पूरी तरह से खो चुके थे, इस अनजान रिश्ते के बंधन ने उन्हें अब उस मानसिक पीड़ा एवं कष्ट से मुक्ति दिलाती थी। मोंटू के रूप में उन्हें जीवन को जीने का एक नया उद्देश्य मिल गया था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।